नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। अभी बीते दिनों यूपी पीएससी के रिजल्ट आए और कई लोगों ने सफलता हासिल की। हमारे साथ विशाल मदेसिया हैं, इन्होंने भी सफलता हासिल कर डिप्टी जेलर बने हैं। सीधे रुख करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामना सबसे तेज न्यूज़ की तरफ से। क्या कुछ रहा, किस तरह तैयारी हुई? और आप मऊ से हैं तो किस तरह से आपने तैयारी की? हमने शुरुआत से फोकस था तो क्लास 12 के बाद हम लोग दिल्ली चले गए। वहाँ वेंकटेश्वरा कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएशन किया। हंसराज से पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर से ही था। उसके बाद से नेट जेआरएफ वगैरह क्लियर हुआ, लेकिन पीएचडी में जाना नहीं था। तो एक यही लाइन थी जो मतलब शुरुआत से देख रखी थी, तो इसी में हम लोग उसी के बाद से लगे रहे। अच्छा, पिताजी आपके कारोबारी हैं तो किस तरह से मन में आया कि नहीं, अब ये गद्दी नहीं संभालनी है, हमें सेवा करना है? नहीं, जैसे पहले तो हम लोगों को कभी फोर्स किया नहीं गया कि हम ये कर रहे हैं तो तुमको भी यही करना है। मम्मी और डैडी, मतलब माता जी पिताजी दोनों लोगों ने यही कहा कि जो मन करे करो, लेकिन मतलब मन लगा के करो। तो हमेशा ये रहा कि पीछे से इन्होंने सारा सपोर्ट दिया। हमने कहा कि इस फील्ड में जाना है, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, जो जहाँ पढ़ाई करनी है करो, जो कोचिंग करनी है करो। तो पूरा सपोर्ट रहा। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बिज़नेस कौन संभालेगा, तुमको संभालना है। तो हम दोनों भाइयों को बहुत इन्होंने सपोर्ट। कोई प्रेशर नहीं रहा, फैमिली प्रेशर नहीं रहा? कोई कभी फैमिली प्रेशर नहीं था। फैमिली प्रेशर होता तो ये सब एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें मतलब आपसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, वो तभी आप एक खुले मन से इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से तैयारियां की आपने और क्या कुछ अनुभव रहा इसका, इस तैयारी के परीक्षा के बीच का? खैर, इसमें जैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत ही, खैर देखिए डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि 400-500 सीट पे अगर 5 लाख 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो ऑब्वियस परसेंटेज जो होता है सक्सेस का बहुत कम है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको इसमें सेल्फ़ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। कि ये मत देखिए कि मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटा तुम कर लोगे तो आप लगे हुए हैं, टीचर कह रहा है आप कर लोगे तो लगे हुए नहीं। एक सेल्फ़ की आपने एग्ज़ाम दिया, क्या आपको लगता है कि क्या आपके पास एप्टीट्यूड है इसको करने के लिए। तो पहले मतलब मैं 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता था, तो मैं श्योर था कि ठीक है लास्ट स्टेज तक पहुंच रहे हैं, निकल जाएगा। तो लगे रहे, क्योंकि हम लोग मतलब मुझे था कि एक कहीं पे छोटी सी गलती हो रही है, उसको अगर फिक्स कर दिया तो हो जाएगा। कोई मतलब चौथे अटेम्प्ट में, कितने अटेम्प्ट में आपने? मैं 4 इसका इंटरव्यू दे चुका हूँ, 15, 16, 17, 18 4 दिया आपने। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि पहला, दूसरा और तीसरा जब इंटरव्यू आप बैठते हो तो उसके बाद आप इंटरव्यू बैठने के बाद आपके दिमाग में एक नकारात्मकता ज़्यादा हावी हो जाती है, तो किस तरह से उस पर आपने विजय हासिल की? देखिए, यहाँ पे फिर यही 2 बातें, एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है इस समय, क्योंकि अगर आप रिपीटेडली लास्ट स्टेज से बाहर हो रहे हैं तो इस सपोर्ट के बाद वही फिर बात आती है कि अपने आप को एक बार इवैल्यूएट ज़रूर करिए। अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स में बाहर हो जा रहे हैं या मेंस में नंबर नहीं सही आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। आपको देखना पड़ता है कि हाँ कोई एक सेकंड लाइन हमें चूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लास्ट स्टेज तक हमेशा जा रहे हैं तो ये मतलब रिटर्न 8 या 9 पेपर हम रिटर्न देते हैं, तो कहीं पे छोटी गलती हो जाती है, आप बाहर हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं 2-3 अगर आपने दिए भी है, लगातार दे रहे हैं, तो मतलब और थोड़ा फाइन ट्यून करिए। जो वीक एरियाज़ हैं उसको थोड़ा अच्छे से दीजिए। जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम में तो हम लोग को हिंदी का कंपलसरी पेपर देना होता है, और वो पूरा एकदम व्याकरण आता है, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और हम लोग के सबसे कम नंबर उसी में मिलते हैं। मतलब अगर कोई 110-15 पा रहा है हिंदी मीडियम वाला, तो हम लोग 75-80 पे ही रुक जाते थे। तो मुझे पता था कि मेरा वो वीक स्पॉट है जो हमेशा फाइनल लिस्ट में रोक देता है। तो 1-2 बार से हमने उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, 2-3 महीने थोड़ा उसमें लगे रहे कि हिंदी को ही थोड़ा कर लिया जाए, तो हो गया। फिर तो मेंस में कौन सा सब्जेक्ट आपने चयन किया? मेंस में मेरा सोशियोलॉजी था, मेरा समाजशास्त्र। तो अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 3 अटेम्प्ट में, ये चौथे अटेम्प्ट में आप गया,
तो पारिवारिक भी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हो या अगल बगल के लोग कि कैसा उस दौरान किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया आपने? देखिए, सचिन तेंदुलकर ने बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंके तो उसको मील का पत्थर आप बना दीजिए। तो कहने वाले बहुत लोग कहते हैं, मतलब माता पिता जी को भी बहुत लोग कहते थे कि अरे कितना पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटरव्यू से बाहर आ जा रहा है। तो ठीक है, वो आपको, मैं कह रहा हूँ ना, आपको खुद पता होना चाहिए। एक सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ना आपके टीचर आपको इवैल्यूएट कर पाएंगे अच्छे से, ना सोसाइटी कर पाएगी, ना मम्मी पापा कर पाएंगे। आपको अंदर से पता होना चाहिए कि हाँ ये है, मैं जा सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर वो आपके अंदर ये बात है कि अगर सेल्फ डाउट जिस दिन आ जाता है कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे या हो सकता है बाहर हो जाऊँ, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। इस पर थोड़ा वर्क करिए। तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह, वो हर जगह रहेगा। आप सर्विस में भी आ जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे कहाँ, कौन से ज़िले में चला गया है। हाँ, मतलब दूसरों की बात पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल, आपको जो करना है वो एक फोकस होना चाहिए, हमको वहाँ तक जाना है, बस वहाँ तक चलते हैं, साइड में क्या हो रहा है कोई। अच्छा, एक बात हमको सुनने में आई कि लॉकडाउन में आपने 2-3 दिन बस घर के नीचे उतरे थे, पूरे दिन कमरे में और सेल्फ स्टडी। हाँ, वो देखिए हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आप एक बार पढ़ के ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था तो इस बार तो मैं सो कर निकाल, नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स में नया पेपर आना है, दोबारा करंट अफेयर्स हर दिन चेंज हो रहे हैं, मेंस में नया पेपर बनना है, करंट अफेयर अब तो रिटर्न हो गया है सारा, आपको रिटर्न लिखना होता है 20-20 क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न पे। तो वो फिर से ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है, हर अटैम्प्ट आपका ज़ीरो से ही शुरू होगा। पिछला ज़्यादा कुछ स्टैटिक वो आपका बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। तो हाँ, एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले कम से कम आपको एक बिल्कुल ज़ीरो मोड में आकर के हर चीज़ को छोटा से छोटा करना पड़ता है। कि अगर आपने किसी चीज़ के 100 पन्ने के नोट्स बनाए हैं तो उसको कंप्रेस करके 50-25 ऐसे कर, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिलता। जीएस वगैरह के पेपर, 2 पेपर दिन में हमें देने पड़ते हैं, 9 से 12, 2 से 5। तो मतलब वहाँ तो पानी पीने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें रिवीजन ऐसा हो कि आप अपने नोट्स पर रिलाई कर सकें। तो ये कांस्टेंट जो होता है वो अपडेशन करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम या तो इंटरव्यू है या मेंस है, तो उससे 2-3 महीने पहले अपने आप को अब थोड़ा सा आइसोलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आइडल कौन था आपको? क्या देख के, किसका देख के ये मन में ख्याल आया? अरे हमारे आइडल हमारे घर में ही हैं, बड़े भैया हैं हमारे, माता जी पिताजी हैं, बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, घर में ही। अरे घर लेकिन ये सिविल सर्विसेज में जाने का कौन एक प्रेरणा स्रोत था? हमारे सबसे पहले हमारे घर में हमारे मामा जी हैं, हमारे मम्मी के छोटे भाई हैं। उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया था 97-98 में। तो पीपीएस हुए थे सीओ, फ़िलहाल वो डीजी ऑफिस में अटैच है इस समय। तो कांस्टेंट उनसे गाइडेंस भी मिलती रही, वो बताते रहे क्या कैसे है। खैर अब तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, लेकिन एक वो होता है कि आप आपके सामने कोई होता है जिसको आप देख रहे हैं, वो काम कैसे कर रहा है, कैसे पहुंचा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है, किस तरीके से वो लाइफ जी रहे हैं, एक लाइफस्टाइल आपके बिल्कुल सामने होती है। उनकी वाइफ हमारी मामी जी हैं, वो भी एक सिविल सर्वेंट है, डीडीओ इस समय, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो घर में बहुत सारे लोग थे, तो खैर बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं थी बहुत। तो अब जब सर्विस में आएंगे तो किस तरह से एक आपके द्वारा काम किया जाएगा जो बदलाव की एक परिभाषा होगी? देखिए, अभी तो खैर अभी फील्ड में जाने के बाद पता चलेगा। खैर बदलाव के लिए तो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ये भी होना चाहिए कि जो सिविल सर्वेंट होता है वो एक दायरे के अंदर ही काम करता है। हम लोग के पास जो अथॉरिटी होती है उसको लीगल रैशनल बोला जाता है। मतलब एक सीमित दायरा होता है जो सरकार हमें देती है, लेकिन उसमें ठीक है हम अपने तरफ से जो समाज के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पब्लिक सर्विसेज को इसीलिए कहा जाता है, भाई समाज की सेवा ही है, अपनी तरफ से दायरे में रहकर जितना आप कर सकें। चलते चलते जो युवा अब तैयारी कर रहे हैं, जो युवा इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है कि पहले तो नर्वस मत होइए ये देख करके कि इतनी सीटें हैं, इतने लोग हैं। ये हमेशा चलता रहेगा, कभी ऐसा नहीं होने वाला कि 500 सीट हो और 100 लोग अप्लाई करें। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए, वो डायनेमिक्स अलग होनी चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। ये मत कहिए कि हमारे पापा कह रहे हैं सिविल सर्वेंट बन जाओ तो हम चले गए, वो नहीं होने वाला आपसे, क्योंकि इसमें जो कमिटमेंट चाहिए होता है वो अलग लेवल का चाहिए होता है। आप कहते हैं लोग पागल हो गए आदमी, उस तरह का कमिटमेंट चाहिए होता है। तो आप ये देख लीजिए करना क्या है आपको, ये नहीं कि
पड़ोसी ने कह दिया या दोस्त ने कह दिया तो आप चले गए नहीं सिविल सर्वेंट उसने कहा है, नहीं। आपको क्या करना है, MBA करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, पहले तो ये। फिर अगर आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो पहले एक तो पूरा फोकस शुरुआत से रहिए कि क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, क्या पैटर्न है, पुराने पेपर्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए देखते रहिए। पुराने पेपर्स 10 ईयर आपके पास होने चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम छोड़िए मत, जो भी छोटा सा भी छोटा एग्ज़ाम है दे लीजिए, कुछ एक्सपीरियंस ही उससे गेन होगा। और यह है कि सिविल सर्विस में चाहिए कि एक अब जो नया पैटर्न आ गया है, अब एग्ज़ाम जिससे होने लगे हैं, इसमें जो गवर्नमेंट और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी है, ये आपसे कांस्टेंट अपग्रेड आपकी नॉलेज के लिए मांग रही है। कांस्टेंट अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। हर महीने 1.5 महीने पे सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है, सिचुएशन बदल रही है, न्यूज़ बदल रही है, उन सब पे आपको टैब रखना पड़ेगा। वो अब 10-15 साल पुराना कि एक बार आपने पढ़ लिया और फिर आप उसी पे एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो सबको ध्यान में रखते हुए, और कोचिंग वेयर खैर उतना कोई ज़रूरी नहीं होता, मैंने ज़्यादा की नहीं है। ये बेसिकली सेल्फ स्टडी का ही है। बहुत सारे नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप देख लीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल सब कुछ मिल जाएगा। तो एक कहते हैं कि पूरी रणनीति के साथ मन में इच्छा शक्ति मजबूत बिल्कुल, वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। और बिल्कुल फोकस होकर ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोग ज़्यादा पढ़ देते हैं, इतना पढ़ देते हैं उस काम कुछ नहीं आता है। तो बहुत फोकस होकर कि आपको पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये ज़रूरी है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि बहुत रेलेवेंट पढ़िए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। वहाँ पे आपको PhD करने नहीं जानी है, वहाँ आपको एग्ज़ाम निकालना है, बस ये फोकस होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमारे साथ। ये थे विशाल मद्दिसिया जो बात कर रहे थे हमसे कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए। और आपके कमेंट, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।